नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाखटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की इस वीडियो श्रृंखला को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। कल हमने पाठ 1 का अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 लेके आए हैं, राजस्थान का इतिहास, जो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे मुझे प्रेरित और प्रेरणा मिले, ताकि मैं अन्य वीडियो को भी बना सकूं। आपका सब्सक्राइबर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा अन्य वीडियो को और अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी के साथ बनाने में। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के इस अध्याय का। अध्याय नंबर 2 है राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देखता है। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं तो वो फिर उसे मारवाड़ क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों? तो शिक्षक ने कहा कि रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों व अंचलों में विभक्त था। ये जनपद व अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ के रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। ऐसे जांगल, मरू, अर्जुनाइन, सीबी, मेवात और हाड़ौती, ये अलग अलग जनपद के राजस्थान के प्राचीन नाम हैं, जो अलग अलग जनपदों के नाम थे। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है कि महाकाव्य कालीन राजस्थान, जो कि जांगल, मरुकांतर, मत्स्य और सुरसेन दिया है, जिसमें यहाँ नीचे लिखा है जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, मत्स्य की विराटनगर, सुरसेन की मथुरा थी। ये अतिरिक्त आप जीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं तो राजस्थान का इतिहास का जो अध्याय 2 है, इसमें प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य व जनपदों का निर्माण किया। महाभारत संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। पहला जनपद पढ़ते हैं मरु। ये ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, भरत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्राचीन जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से मरु क्षेत्र के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं उसका आप अध्ययन कर सकते हो। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर वो मरु क्षेत्र के अंदर आते थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मर्द और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया, इसमें नए नए नाम जुड़ते गए। इसके बाद में पढ़ते हैं जांगल को। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ एक भाग आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो आपने ऊपर पढ़ा। इसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। अब पढ़ते हैं मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट, जो कि ब्रैकेट के अंदर दी हुई है, यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। यानी मत्स्य जनपद जो अलवर और मध्य के जयपुर के मध्य जो स्थान था, वो मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान च्वांग ने भी किया है। अब मौर्योत्तरकालीन राजस्थान का ये मानचित्र दिया है। योदेश, अर्जुनाइन, मालव, शिवी और शिवी जनपद की राजधानी शिवी माध्यमिका या नगरी के नाम से जानी जाती थी। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान को पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं सुरसेन को। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और नागौर के अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सुरसेन को आपने ऊपर पढ़ा मानचित्र के अंदर की सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। और जो वर्तमान में राजस्थान के जो भरतपुर, धौलपुर, करौली के अतिरिक्त भूभाग है, वो प्राचीन क्षेत्र में सुरसेन जनपद में आते थे।
चौथी शताब्दी के ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति जो कि भरतपुर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। सीवी की बात करते हैं। सीवी एक जनपद था जो कि आधुनिक उदयपुर के पूर्वी पश्चिमी उत्तर का संभागीय क्षेत्र प्रदेश सीवी जाति के आधिक्य स्थापित था। ये सीवी क्यों कहलाया? क्योंकि इसके अंदर सीवी जाति का जो आधिपत्य ज़्यादा था इस वजह से। और ये सीवी क्षेत्र अब राजस्थान के अंदर उदयपुर का जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, वो कहलाता है। इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? माध्यमिका। और पेपर में यह भी आ सकता है कि मध्यमिका या माध्यमिका। और इस भूभाग को मेरपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। सीवी जनपद के भूभाग को मेरपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्जुनाइन, भरतपुर, अलवर। अर्जुनाइन क्षेत्र कौन सा था? भरतपुर, अलवर, जैसा कि आपने ऊपर इसके अंदर पढ़ा है ध्यान से। अर्जुनाइन जो हमारा क्षेत्र है, भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र आता है वो अर्जुनाइन के क्षेत्र के अंदर आता है। प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी चित्रपों को परास्त किया था। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालव क्षेत्र वो वर्तमान में कौन सा कहलाता है? टोंक जिले का जो क्षेत्र है वो मालव क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो टिक कर रखी है मैंने, जो येलो कलर के अंदर जो टिक कर रखी है, इससे आप नोट्स तैयार कर सकते हो और अपनी कॉपी में इसको सुरक्षित रख के जब आगामी परीक्षा आएगी तब आप इसको रिवीजन के रूप में तैयार कर सकते हो। तो मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ है? नादसा भीलवाड़ा में। प्रश्न बन सकता है कि मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख, बार बार दोहरा रहा हूँ, नालंदा भीलवाड़ा में लगा है। और मालव क्षेत्र का है टोंक क्षेत्र के जो जिले के अंदर जो क्षेत्र आता है वो मालव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। योदेश राजस्थान के उत्तरी भाग का योदेश भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योधेय संभवतः योधेयों ने ही अपनी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। हो सकता है, इसमें दिया है ये कि राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाली जाति कौन सी थी? तो योधेयों का जो कि उत्तरी राजस्थान के अंदर काफ़ी इनका वर्चस्व था, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपनी अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने कई अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। भरत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वांगड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़ पढ़ते हैं। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को पहले का क्या कहा जाता था? प्राचीन सीवी, जो कि उदयपुर का जो क्षेत्र था, हमने पीछे पढ़ा है, ये कहलाता था मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को वर्तमान से पहले का कहा जाता था मेवाड़। फिर उसके बाद में सीवी, और सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। राजसमंद भी आता है। भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। दोबारा पढ़ लेते हैं मेवाड़ को, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया।
आधुनिक जो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, सबसे शुरू में हमने इस पाठ के माध्यम में पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ के किसी गांव का रहने वाला लड़का है, इसलिए उसको मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र के रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के समय तक किस वंश का राज्य रहा था? गोहिल सिसोदिया वंश का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय पर इसकी राजधानी रही, यानी हर समय इनकी राजधानियाँ बदलती रही है, जो कि मेवाड़ क्षेत्र है। नागदा भी रही है, आहाड़ भी रही है, कल्याणपुर भी रही है, चित्तौड़गढ़ भी रही है, कुंभलगढ़ भी रही है, चावड़ भी रही है, उदयपुर भी रही है आदि समय पर इसकी राजधानी बदलती रही। लेकिन इस पर ज़्यादातर समय किसने राज किया? गुहिल सिसोदिया वंश ने मेवाड़ पर सबसे ज़्यादा राजवंश किया। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अब बात करते हैं वागड़। राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाला भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इसमें कई बार एग्जाम में आया भी है प्रश्न है इस टॉपिक से कि राजस्थान का वागड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है और एक वांगड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है। दूसरा, पिलानी के पास नहर, बादरा, नोहर और कन्नड़ा का क्षेत्र, ये अधिकतर कौन से कहलाते हैं? वागड़ के अंदर। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा की युवा को वागट या वागड़ कहा गया है, इसकी बोली वागड़ी कहा गया है। मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रत्यारों से शासन किया। बाद में इस क्षेत्र में राठौड़ राजवंश का आधिपत्य हो गया था। 7वीं सदी तक इस पर किसने किया था? मारवाड़ पर राज मंडोर शासक जो जोधपुर के क्षेत्र थे, गुर्जर प्रत्यारों ने शासन किया था। इसके बाद में यहाँ पर राठौड़ राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इसके बाद में हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र है, जो आप इस नीचे देख सकते हैं। आधुनिक बूंदी और कोटा के क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जाति का वर्चस्व रहा है। अब पढ़ते हैं राजस्थान के विभिन्न अंचल, जिस प्रकार से हमने ऊपर पढ़ते आए हैं। शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती, जो हाड़ौती तो हम पढ़ ही रहे थे अभी, मेवाड़, वागड़, मारवाड़ और मांड, ये कुछ जनपद थे जो प्राचीन में कहलाते थे, अंचल ये थे। इसके बाद में जनजाति का आधिपत्य किसका था? हमने ऊपर पढ़ा कि हाड़ौती पहले तो बूंदी और कोटा का क्षेत्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि हाड़ौती पर प्राचीन समय में किसका राज था? तो मीणा जनजाति का राज्य था। मीणा वंश का बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। किस वंश के शासक के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ? तो मीणा वंश के बुंदा नामक राजा के नाम पर इसका बूंदी नाम पड़ा। कालांतर में हाड़ौती चौहान वंश के हाड़ा शासक ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भाग को यहाँ के बोली को हाड़ौती कहा जाता है। ढूंढाड़ जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। 12वीं सदी पर यहाँ पर कछवाहों राजपूतों के यहाँ के स्थानीय जनजाति के मीणों बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव रखी थी। इसके बाद में पढ़ते हैं आगे मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की दिखता रही मेवात कहलाता है। अलवर भरतपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगे की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। बाबर राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध किसके मध्य? खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। एक प्रश्न तो यहाँ से तैयार होता है कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर के मध्य। और इसमें जो मेवातियों का जो नायक था, हीरो था, वो कौन था? हसन खां मेवाती, जिसने राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध।
इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर का मांड या वल्य भी कहते हैं, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरात्रा, प्रतापगढ़ को कांटल, इन क्षेत्रों से संबंधित मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू का झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। ये पर्सन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं कि मेरवाड़ा किस क्षेत्र को कहते हैं, तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र वो मेरवाड़ा। कांटल किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। मालवा किसको कहते हैं, झालावाड़ का क्षेत्र। चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है। जैसलमेर का क्षेत्र है वो मांड या वल्य क्षेत्र कहलाता है। और गुजरात्रा जो जोधपुर का दक्षिणी भाग है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो गुजरात्रा कहलाता है। बहुत ही ये जो इतना जो दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो गद्यांश रहने वाला है। इसके बाद में राजस्थान और उसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। आपको भी ऐसा लगा होगा कि हमने राजस्थान के हर जनपद के अंचल के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन जरूर किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। नीचे थोड़ी सी शब्दावली दी हुई है। अंचल किसको कहते हैं, क्षेत्र को ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ, और हमारा प्रथम ग्रंथ था ऋग्वेद, इसी को प्राचीन ग्रंथ भी कहते हैं, प्रथम ग्रंथ भी है ये। क्षत्रप किसको कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ भी चुका है और आ भी सकता है। प्रांत का मुखिया हो जाए तो क्षत्रप कहलाता है। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होने वाला शब्द, प्रश्न बन के आ सकता है, भारत में शक जाति के शासकों द्वारा प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्षत्रप। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो श्रृंखला आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस पर कमेंट्स भी करें, ताकि आपका कमेंट्स मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा कुछ अच्छा करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।